मतलब मिलेंगी, मिलेंगी तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, आपस में एनर्जी मिक्स हो जाएगी। अगर वो क्रस्ट पे क्रस्ट है तो दोनों की एनर्जी मिलके ज्यादा हो जाएगी, अगर क्रस्ट पे ट्रफ है तो दोनों की एनर्जी मिलके कैंसिल हो जाएगी। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? It is the phenomena of a redistribution of energy of a two light waves when they superimpose on each other और when they mix each other, सिंपल भी कह सकते हैं। फिर पढ़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें एक यहाँ पे एक स्लिट थी, जैसे पेज है ना, इस पेज जैसी स्लिट, और इस पेज में एक होल बना ले। यहाँ से लाइट सोर्स था, इस होल में से लाइट आगे चली, आगे एक स्लिट और लगा दी, इसमें दो होल थे, तो यहाँ से जो लाइट चल रही थी ना वो आगे इन दो होल में से आगे जाएगी। इस होल में से एक लाइट रहेगी, इसमें से एक लाइट रहेगी, दोनों लाइटें यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा? हम यहाँ से फिर डेफिनेशन देंगे कि यहाँ पे ब्राइट तो तब बनेगा जब इस वेव का और इस वेव का क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ होगा, तब तो ब्राइट बनेगा। और यहाँ पे डार्क तब बनेगा जब इन दोनों वेव का क्रस्ट पे ट्रफ और ट्रफ पे क्रस्ट है, तब यहाँ पे डार्क बनेगा। ठीक है ना, ऐसी डेफिनेशन बताएंगे। स्क्रीन है। फिर मैंने ये बताया था कि लाइट वेव इस तरह से चलेगी, यहाँ पे वेव की फॉर्म में चलेगी। बीच बीच में स्पीकर ऑन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? डिस्टरबेंस आ रही है उससे। देखो लाइट वेव यहाँ पे वेव की फॉर्म में चलेगी, वेव की फॉर्म में अगर चलेगी तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ, फिर क्रस्ट और ट्रफ। इसी क्रस्ट और ट्रफ को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, उससे चारों तरफ लाइट फैलेगी, फिर आगे फैलेगी, चारों तरफ लाइट फैलती रहेगी। लाइट फैलती रहेगी तो लाइट तो चल रही है, इसका मतलब तो लाइट चल रही है तो यहाँ से चलेगी लाइट, क्रस्ट फिर ट्रफ फिर क्रस्ट फिर ट्रफ। तो क्रस्ट को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रफ को इससे, क्रस्ट को इससे, ट्रफ को इससे। यहाँ पे जो होल था, इस होल में से लाइट निकल गई, फिर यहाँ पर दो होल थे, यहाँ पे इन होल में से लाइट फिर आगे निकल गई, यहाँ से लाइट निकली तो ये लाइट भी फिर फैल रही है आगे, क्रस्ट फिर ट्रफ फिर क्रस्ट फिर ट्रफ, ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया हमने क्रस्ट और ट्रफ को। इस होल से लाइट निकली, ऐसे भी यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। और फिर हमने ये देखा सॉलिड वाले को क्रस्ट माना है और डॉटेड वाले को ट्रफ माना है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों डॉटेड वाली मिली हुई है, तो ट्रफ पे ट्रफ है। ये तो वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों सॉलिड वाली मिली हुई है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो क्रस्ट पे क्रस्ट है, तो यहाँ पे सारा ब्राइट ही बनेगा, तो इसकी सिद्ध में ब्राइट बनेगा। यहाँ पे हमने ऐसे देखा कि डॉटेड के साथ सॉलिड मिल रही है, डॉटेड के साथ सॉलिड का मतलब ट्रफ पे क्रस्ट है, तो ट्रफ पे क्रस्ट है तो इसकी सिद्ध में डार्क बनेगा, ऐसे इसकी सिद्ध में भी डार्क। ये सारा पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि एक ये होल है और एक ये होल है ना, इससे लाइट रे यहाँ पे इधर भी जाएगी इधर भी आएगी, सारी जगह फैलेगी लाइट रे। तो लाइट रे अगर सारी जगह फैलेगी तो यहाँ पे आ जाओ, मतलब एक होल से यहाँ पे लाइट रे यहाँ पे आई और इस होल से यहाँ पे आई और दोनों मिल गए तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया। सोर्स था, इससे लाइट निकल गई इधर गई, यहाँ पे होल थे, इनसे लाइट निकल गई फिर आगे गई, यहाँ से और यहाँ से गई, दोनों लाइटें आपस में मिल गई, तो इसका यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट और इसका यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए। तो वेव का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है y इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये दूसरी वेव है, दूसरी वेव ने इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, इतना डिस्टेंस तो दोनों का इक्वल है, इसका पाथ ज्यादा है पाथ, इसलिए इसका फेज डिफरेंस भी ज्यादा है, अलग है, तो इस वाले के थोड़ा ज्यादा फेज और ऐड कर दिया इसमें। ये दोनों लाइट रे यहाँ पे जाके मिल गई, दोनों को मिला दिया हमने, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। इसमें ये ए प्लस भी बन रहा है, इसमें फॉर्मूला लगा दिया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, और आगे इस सारे को फिर सोल्व कर लिया, इस सारे को हमने फिर आगे सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया, ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने ये देखा कि इस लाइट की जो भी इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस, लाइट डिम आती है उस टाइम पे उसकी इंटेंसिटी कम होती है, हम कहते हैं बहुत ही बल्ब है वो डिम है। तो इंटेंसिटी का मतलब कितनी ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये जो वेव आ रही है ना इसके इस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम वाइब्रेशन कितनी है, ओसिलेशन कितनी है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा दिया है ना, तो यहाँ पे लगा देता हूँ आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड था, इस सेकंड का था, ये टोटल एम्पलीट्यूड है। इस सारे को के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से इसको भी
इसको भी सारे को के से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए स्क्वायर, और के स्क्वायर क्या है इंटेंसिटी, तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी। यहाँ पे भी के ए टू का स्क्वायर सेकंड वेव की इंटेंसिटी। ऐसे यहाँ पे भी के का मल्टीप्लाई किया था, उस के को मैंने रूट के लिख लिया, ये कल सारा समझाया था। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। स्क्रीन पे जो भी इंटेंसिटी बनेगी ना, लाइट वेव मिलेंगी, उनकी इंटेंसिटी इतनी होगी। अब ये इंटेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, और ये इंटेंसिटी कम भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो ये इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कब होगी, फिर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट कब बनेगा स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट स्पॉट कब बनेगा, डार्क कब बनेगा, ये सारा पढ़ा था हमने। चलो देखो फिर पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो ये टर्म है ना, 2√I1√I2 cos phi, इसको इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब लाइट रे मिलेंगी ना, वो किस तरह से मिलेंगी उसका टर्म है। अगर ये इंटेंसिटी ज्यादा करनी है तो इसके अंदर जो कोस थीटा है ना, किसी भी इक्वेशन में किसी भी फॉर्मूले में कोस थीटा साइन थीटा आ जाए, अगर उस फॉर्मूले में ये पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो इसी की हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे कोस थीटा की। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते तो सारा मैक्सिमम आ जाता। अब हमसे कंस्ट्रक्टिव या फिर ब्राइटनेस पूछ रहा है, इसका मतलब ये इंटेंसिटी ज्यादा कब होगी, ब्राइट, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू ज्यादा तो 1 है, टेबल के अंदर देखोगे ना cos 30 45 60 सबसे ज्यादा वैल्यू 1 ही होती है, ज्यादा से ज्यादा, तो 1 है। ये 1 कब आ सकता है, ये तब आ सकता है जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करें cos 0 1 होता है, 2 पाई पुट करें cos 2 पाई भी 1 होता है। तो इस तरह से हमारे पास थीटा कितनी वैल्यू आ गई। दूसरा एक थीटा का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पी, पी पाथ डिफरेंस है। ये मैंने ऐसे बताया था, एक वेव यहाँ से यहाँ तक गई तो उसका एंगल बन गया 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक गई तो इसकी लेंथ बन गई वेव लेंथ, तो ये लेंथ बन गई वेव लेंथ। तो देखो फिर ये तो पाथ की लेंथ बन गई, यहाँ से यहाँ तक वेव गई ना, तो उसके पाथ की लेंथ। तो अगर पाथ की लेंथ लैम्डा है तो फेज डिफरेंस पाई है, एंगल को फेज डिफरेंस ही कहते हैं। तो पाथ की लेंथ लैम्डा है तो एंगल क्या है 2 पाई, या फिर फेज डिफरेंस है 2 पाई। पाथ की लेंथ अगर 1 है तो इसके नीचे आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और पाथ की लेंथ अगर p है, कोई भी पाथ है p है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में p। पहले एंगल इतना था, फिर एंगल इतना का, अब एंगल कितना बढ़ेगा, p को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये एंगल इतना 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में p। एक एंगल का फॉर्मूला ये और एक ये है, दोनों को कंपेयर कर लो, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो, एक बार इसको 2 पाई के इक्वल, एक बार इसको 4 पाई के इक्वल। हमने इस तरह से अगर इक्वल पुट करेंगे हम, उन्हीं दोनों को यहाँ पे लिख लिया, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो, एक बार इसी को 2 पाई के इक्वल पुट करो, यहाँ से सोल्व करके निकाला p की वैल्यू 0, p की वैल्यू लैम्डा, ऐसे सोल्व करेंगे p की वैल्यू 2 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस हो 0 लैम्डा 2 लैम्डा, ये आ गया। किसका पाथ डिफरेंस, दो वेव चल रही है उनका पाथ डिफरेंस कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है। ये वेव यहाँ से यहाँ तक गई, ये वेव यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसका पाथ तो ज्यादा है, तो कितना पाथ का डिफरेंस, इसके पाथ में से ये पाथ सब्ट्रैक्ट कर दो, ये पाथ डिफरेंस है। तो ये पाथ डिफरेंस p आ गया वहां पे जो हमने अभी निकाला हो। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना तो उसका पाथ डिफरेंस आएगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा, इकट्ठा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखोगे तो p इक्वल टू n लैम्डा। n की वैल्यू है 0 1 2 3, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये, 1 पुट करोगे तो ये, है ना, इस तरह से आते जाएंगे। फिर है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब इंटेंसिटी कम कब होगी, ये कम तब होगी जब इसकी वैल्यू कम पुट करेंगे, मिनिमम पुट करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1। कौन सा एंगल पुट करें जिससे -1 आए, यहाँ पे एंगल हम पाई पुट करेंगे ना तो भी -1 आएगा, यहाँ पे 3 पाई पुट करेंगे तो भी -1, तो इस तरह से एंगल बन गए। और एक एंगल का फॉर्मूला ये है जो मैंने अभी बताया था पीछे वाले में, 2 पाई बाई लैम्डा बाई पी। एंगल को दूसरा नाम क्या है, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये भी है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। एक एंगल ये और एक ये है, अब दोनों को कंपेयर कर दो, इस पाई को एक बार इसके इक्वल पुट करो, इस 3 पाई को फिर इसके इक्वल पुट करो, तो इस तरह से इक्वल पुट करके सोल्व कर लिया। यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 इस तरह से आ गया, इकट्ठा लिख दिया, इसका स्टैंडर्ड का फॉर्मूला ये बना लिया 2 1 + 1 लैम्डा बाई 2। एन की वैल्यू क्या, 0 1 2 3, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 और 1 3 हो गया ना, 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड का फॉर्मूला बना दिया। तो ये फॉर्मूले याद रखने जरूरी है। कई बार ओनली ये पूछता है व्हाट इज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है,
व्हेन पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, व्हेन पाथ डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इस तरह से। या फिर सीधा बता सकते हो व्हेन p इक्वल टू n लैम्डा देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन p इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हो, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 किया है ना, या तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 भी कर सकते हो। उसमें बस इनकी वैल्यू चेंज करनी पड़ जाएगी, इनकी वैल्यू हमने इस तरह से पुट करनी है ताकि आंसर यही आए, तो ऐसे करना है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? स्क्रीन किस किस को क्लियर है? थंब इंप्रेशन देके बताओ। कोहेरेंट सोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स दो सोर्स होते हैं, दो सोर्स, ठीक है, दो सोर्स। ये वो सोर्स हैं जिनके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी, और इनका फेज डिफरेंस फाई होता है ना, एंगल होता है। इनका फेज डिफरेंस है वो जीरो होगा या फिर कांस्टेंट होगा, जीरो होगा या फिर कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स आर द सोर्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये डेफिनेशन है। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और जिनका फेज डिफरेंस जीरो होता है या फिर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दीज आर कोहेरेंट सोर्स। क्या फायदे हैं कोहेरेंट सोर्स रखने के, क्यों करते हैं कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्स, क्या जरूरत पड़ेगी इनकी, नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्स। तो इनकी जरूरत हमें ये पड़ेगी, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे वाले पेज पे रिवाइज करवाया था, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस थीटा, ये था इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये इंटेंसिटी कहाँ पर है, यहाँ से दो लाइट रे जा रही थी सोर्स से, यहाँ पे स्क्रीन थी, स्क्रीन पे जाके दोनों मिल गई, है ना। ये मान लो हॉल में चली गई जाके और स्क्रीन पे मिल गई, यहाँ पे इस स्क्रीन पे है ये इंटेंसिटी। ये ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट होगी नहीं तो डार्क होगी। इस इंटेंसिटी में मैंने ये बताया था, ये इंटरफेरेंस टर्म है, इस सारी इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। अब इधर आ जाओ, कोहेरेंट सोर्स की क्या जरूरत पड़ी, मैंने बताया कि कोहेरेंट सोर्स होते हैं या तो फेज डिफरेंस है जीरो या फिर कांस्टेंट। अगर फेज डिफरेंस जीरो होगा तो यहाँ जीरो पुट कर लो, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो जो भी आंसर आना वो आ जाएगा। अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर लो, कोस 30 की जो भी वैल्यू हो पुट कर दो, जो भी आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है तो एक बार तो 30 आ गया, एक बार 30 आ गया तो वैल्यू पुट करो, उसी हिसाब से इंटेंसिटी आ गई। एक बार 45 आ गया, मतलब कांस्टेंट अगर नहीं है तो 45 आ गया तो फिर वैल्यू पुट करो, फिर कोई और इंटेंसिटी आ गई। तो स्क्रीन के ऊपर कभी तो ब्राइट दिखा रहा है, कभी थोड़ा डिम दिखा रहा है, फिर थोड़ी ज्यादा लाइट, फिर जो थोड़ी कम लाइट, मतलब क्लियर पैटर्न नहीं बन रहा स्क्रीन के ऊपर। तो कोहेरेंट सोर्स की जरूरत क्या पड़ी, नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्स क्या है, if we use coherent source in Young's double slit experiment then there will be clear pattern on the screen, स्क्रीन के ऊपर क्लियर पैटर्न होगा, ब्राइट फ्रिंज हो बिल्कुल ब्राइट होगी, डार्क फ्रिंज हो बिल्कुल डार्क होगी, ठीक है ना। इसलिए जरूरत पड़ेगी कोहेरेंट सोर्स की। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे तो ब्राइट की जगह अच्छी तरह ब्राइटनेस नहीं होगी, डार्क की जगह अच्छी तरह डार्कनेस नहीं होगी, तो हम कंफर्म पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है ना। ठीक है, तो दिस इज नीड ऑफ ए कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू इंडिपेंडेंट सोर्स, टू independent source cannot be coherent source। कोई दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्स बोल देते हैं, आइडेंटिकल,
कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस जीरो या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। ये कह रहा है कि कोई भी दो आइडेंटिकल सोर्स ले लो, आइडेंटिकल सोर्स, वो आपस में कोहेरेंट सोर्स हो ही नहीं सकते। टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स। कोई भी दो सोर्स ले लिया हमने जिनसे लाइट निकल रही है और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब साइज दोनों का सेम है, दोनों में मटेरियल लग रहा वो सेम है, दोनों के अंदर जो भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना वो चीज भी सेम है, अंदर सारी चीजें सेम ले ली। मान लो दोनों के अंदर बैटरी डाल दी सेम वोल्टेज की, बैटरी के अंदर जो भी मटेरियल डाला है सल्फ्यूरिक एसिड जो कुछ भी डाला सारी चीजें सेम डाल दी, मतलब आइडेंटिकल है सारी चीजें सेम। फिर भी इनसे जो लाइट निकलेगी ना उस लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, उस लाइट का फेज डिफरेंस है वो जीरो या फिर कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा? मतलब दो आइडेंटिकल सोर्स कोहेरेंट सोर्स क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इससे जो लाइट निकल रही है ना, इससे जो लाइट निकल रही है, लाइट एमिट हो रही है, वो लाइट एटॉमिक लेवल पे एमिट होती है, एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल का मतलब इस सोर्स के अंदर जो भी मटेरियल है जिससे लाइट निकल रही है उस मटेरियल के अंदर एटम है ना, उसके अंदर एटम, और एटम ही होता है बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके अंदर अगर एटम्स हैं तो इसके अंदर तो लाखों करोड़ों एटम्स हैं। जिस सोर्स से लाइट निकल रही है उसके अंदर जिस भी मटेरियल से लाइट निकल रही है, मान लो जो केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी है जिस वजह से लाइट निकल रही है, उसके अंदर तो लाखों एटम है। और इन दोनों के अंदर हम कह तो रहे कि हमने इसके अंदर भी 10 ग्राम ले लिया कोई मटेरियल, इसके अंदर भी 10 ग्राम ले लिया मटेरियल, आइडेंटिकल का मतलब दोनों के अंदर सेम चीज ली है, एग्जाम्पल ले लिया 10-10 ग्राम। लेकिन इस 10 ग्राम के अंदर और इस 10 ग्राम के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी इतनी सी चीज डाल दें, जैसे पॉइंट लगा दिया ना मैंने, इतनी सी थोड़ी चीज इसके अंदर डाल देंगे तो भी 10 ग्राम ही शो करेगा। और इसमें से थोड़ी सी चीज इतने पॉइंट लेवल की चीज, जैसे हवा चलती है तो पाउडर उड़ जाता है, रेत थोड़ी उड़ जाती है, धूल उड़ जाती है, वो चीज इसके अंदर मान लो एक कण धूल का पड़ गया इसके अंदर तो भी ये 10 ग्राम ही रहेगा। लेकिन एक धूल के पार्टिकल के अंदर, धूल के एक कण पार्टिकल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स तो चेंज हो गए। तो कोई भी सेम आइडेंटिकल सोर्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं हो सकते। और सेम नंबर ऑफ एटम्स अगर नहीं है, क्योंकि लाइट तो एटम के लेवल पे निकलती है, ये नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं उसी के हिसाब से निकलती है, और दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है तो लाइट भी सेम एमिट नहीं होगी। ऐसी लाइट एमिट होगी नहीं जिससे की फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिसका फेज डिफरेंस जीरो या फिर कांस्टेंट हो। ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग हम कोई भी सोर्स लेके और बिल्कुल एग्जैक्ट बना लें और फिर कोहेरेंट सोर्स यूज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइट एमिट्स एट एटॉमिक लेवल एंड इट इज इम्पॉसिबल टू एडजस्ट सेम नंबर ऑफ एटम्स इन टू सोर्स। ठीक है ना, तो फिर हम कैसे बनाएं कोहेरेंट सोर्स, बनाएं कैसे? तो अब हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स किस तरीके से बनाएं? तो हम इस तरीके से बनाएंगे जो पीछे बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे, हमने यहाँ पे बनाए थे और यहाँ पे बनाए थे। क्या तरीका था? ये एक स्लिट ले ली, इसके अंदर होल कर दिया, इस होल में स्लाइट गई, तो यहाँ पे तो सोर्स तो सेम है, इसमें स्लाइट गई, फिर लाइट ऐसे फैल गई, यहाँ पे फिर दो होल कर दिए, फिर दो होल कर दिए, तो यहाँ से जो देख रहा है उसको लग रहा है कि एक सोर्स यहाँ पे और एक सोर्स यहाँ पे, दोनों से लाइट आगे यहाँ पे मिल गई। तो एक ही सोर्स से हमने दो सोर्स बनाने पड़ेंगे। सोर्स का मतलब क्या होता है? जिससे लाइट आती हो, तो लाइट तो यहाँ से भी आ रही है इस होल से और इस होल से भी आ रही है लाइट, दोनों आके यहाँ पे मिल गई। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? कोहेरेंट सोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स बाय यूजिंग डबल स्लिट। डबल स्लिट का यूज करके हम कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं एक सिंगल सोर्स से ही, और इस सोर्स से जो लाइट निकलेगी तो इसके तो एटम वही है, तो इससे सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट निकलेगी। तो ये बात किस चीज को समझ में आई? थंब इंप्रेशन देके बताओ कि कोहेरेंट सोर्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स हम एक सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग डबल स्लिट। ठीक है ना, उसके आगे एक पेज लगा दो, एक स्लिट लगा दो, उसमें दो होल कर दो, उसमें दो होल कर देंगे तो उससे लाइट निकलेगी, वैसे दिखेगी, दो सोर्स से लाइट निकल रही है, लेकिन अंदर तो एक ही सोर्स है तो सेम लाइट आ रही है, सारी चीजें सेम है, तो कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, तो एक तो हो गया
यूजिंग डबल स्लिट, है ना। एक तरीका तो ये, एक मेथड तो ये होगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड होता है यूजिंग ललोइड मिरर। ललोइड मिरर तो एक टाइप का एक मिरर होता है ये। उस मिरर पे भी यही होता है, इस तरह का कोई मिरर है, एक अरेंजमेंट आगे समझाएंगे। उसमें इधर से लाइट आएगी और इस पे लाइट लग के दो पार्ट में टूट जाती है, दो पार्ट में। और दो पार्ट में अगर टूट गई तो एक लाइट से दो लाइट बनी है, तो ये भी कोरेंट सोर्स का काम करेंगे, ठीक है ना। एक और है यूजिंग फ्रेजनल बाई प्रिज्म। फ्रेजनल बाई प्रिज्म, आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। तो कोरेंट सोर्स हम फ्रेजनल बाई प्रिज्म से भी बना सकते हैं। फ्रेजनल बाई प्रिज्म इस तरह से होता है, इसके अंदर दो प्रिज्म आपस में मिला रखे होते हैं, दो प्रिज्म आपस में मिला रखे होते हैं। यहाँ से एक लाइट आती है, यहाँ से एक लाइट एक सीधी चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से स्ट्राइक हो गई, यहाँ से भी दो लाइटें बन गई, तो दो सोर्स बन गए, एक ही लाइट से बने। तो मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोरेंट सोर्स क्या है? यूजिंग डबल स्लिट, यूजिंग लेलोइड मिरर, यूजिंग फ्रेजनल बाई प्रिज्म। बस इनके नाम याद रखते हैं, ठीक है ना। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ। आगे हम क्या पढ़ेंगे? फ्रिंज विड्थ। अब जिसको भी ये ध्यान है कि फ्रिंज क्या होती है वो हैंड रेज कर लो। कल मैंने बताया था, और कल बताया था तुमने पढ़ी हुई होंगी। अब हम पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ। हैंड रेज करो जिसको ये पता है फ्रिंज क्या होती है। किसको पता है? रिया को पता है बस, तो बाकियों को क्यों नहीं पता? चलो ठीक है, रिया ने हैंड रेज किया तो इसको पता है। देखो कहीं ढूंढते हैं, नाम लिखा है क्या? ये लिख रखा है ब्राइट फ्रिंज, मतलब ब्राइट स्पॉट। डार्क फ्रिंज का मतलब डार्क स्पॉट। पढ़ लिया करो, जीरो लेवल पे चल रहे हो। फ्रिंज विड्थ का मतलब स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे ब्राइट स्पॉट बनेंगे, डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे डार्क स्पॉट। तो उस ब्राइट स्पॉट की विड्थ कितनी है वो निकालने जा रहे हैं। 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे सभी। तो स्क्रीन के ऊपर जो भी ब्राइट स्पॉट बना उसको ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, डार्क स्पॉट बनेगा उसको डार्क फ्रिंज। तो उसकी विड्थ कितनी है स्क्रीन के ऊपर वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। फ्रिंज का मतलब स्क्रीन के ऊपर जो भी ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे उनको कहते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर इनकी विड्थ कितनी है हम वो निकालने जा रहे हैं। तो जिसको हमने पीछे जो पढ़ा था अगर वो चीजें याद है तो ये पढ़ना बिल्कुल आसान है, और पीछे वाली चीजें अगर याद नहीं है तो फिर ये ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो देखो फिर करते हैं हम। पीछे हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे एक सोर्स रखा था, ये सोर्स था मोनोक्रोमेटिक। कोई ये बताएगा ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक ही क्यों है? अगर मोनोक्रोमेटिक ना होगा तो क्या हो जाएगा? बताओ रिया, बताओ क्यों है मोनोक्रोमेटिक? सर क्योंकि अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो वो लाइट डिफरेंट डिफरेंट की ऑब्टेन होंगी स्क्रीन पर, और हम नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअल में ब्राइट कौन है डार्क कौन है। डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब इससे जो भी लाइट निकलेगी ना वो एक ही वेवलेंथ की निकलेगी, सिंगल वेवलेंथ की लाइट। सिंगल वेवलेंथ की लाइट निकलेगी तो एक ही कलर बनेगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे एक ही कलर बनेगा तो मान लो ब्लू बन गया, तो कहीं पे ब्लू है कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्लू है कहीं पे डार्क। बता था ना ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क। ब्राइट का मतलब वो लाइट आई है, तो इसमें अगर ये वेवलेंथ रेड कलर की है तो स्क्रीन पे एक जगह रेड बनेगा एक जगह डार्क, फिर रेड फिर डार्क। अगर इसके अंदर सारी वेवलेंथ होंगी तो सारे कलर बनेंगे, ब्लू रेड ग्रीन सारे इस तरह के। तो कलर पैटर्न तो नहीं बना, हमें ये तो नहीं पता चला कि ब्राइट कहाँ पे और डार्क कहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे और कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे, ये नहीं पता चलेगा, मिक्स हो जाएगा सारा। तो इसलिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं। इसका आगे हमने क्या रखा? एक स्लिट जिसके अंदर एक होल है, फिर और आगे क्या रखें? एक और स्लिट जिसके अंदर दो होल है, ठीक है ना। ये दो होल है, ये
सिंपल इस तरह का पेज है, उसमें होल कर रखा है, ये एक होल और इसमें डबल, यहाँ से लाइट चलेगी। ठीक है, तो हमने देखा था लाइट तो इस तरह से चलती है ना, फैलेगी लाइट, क्रस्टोट्रफ, क्रस्टोट्रफ ऐसे इस तरह से लाइट फैलेगी। तो लाइट इसमें से निकल गई, इसमें से निकल गई, फिर आगे ऐसे ही फैलेगी इसी तरह से, है ना। तो लाइट ऐसे ही फैलती रहेगी, लाइट यहाँ तक आ गई, इसमें से एक लाइट इधर गई और इसमें से एक लाइट इधर गई, स्क्रीन पे मिल गई, स्क्रीन पे मिल गई, यहाँ पर, यहाँ पे स्क्रीन पे मिल गई, तो यहाँ पे ब्राइट बनेगा डार्क बनेगा, ये तो इनके पाथ डिफरेंस से पता चलता है। अगर इनका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो ब्राइट बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर इनका पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज बनेगी। ये फ्रिंज बनी, इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हम तो ये मेजर करने जा रहे हैं, फ्रिंज विड्थ। चलो फिर, ये लाइट रे इधर की, ये लाइट रे इधर, ये क्या है, स्क्रीन, ये क्या है, स्लिट। ठीक है ना, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करना है, ये बात याद रखनी है। स्लिट, जो डबल स्लिट है ना जिसके अंदर दो होल है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैपिटल डी से, इन दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस या फिर जो भी होल कर रखे ना, इनके होल के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल डी। ठीक है, इस सेंटर के सीध में एक लाइन लगाएंगे, सेंटर के सीध में एक लाइन। ठीक है, तो ये सेंटर का पॉइंट है, ये पूरा अगर डी है तो ये कितना बच गया, d/2, ये भी कितना बच गया, d/2। ठीक है ना, d/2 ऊपर बच गया, d/2 नीचे। ठीक है, इसकी डॉटेड लाइन आगे मिला लेते हैं, इसकी भी डॉटेड लाइन आगे। यहाँ पे सोर्स एक था हमारे पास, इस सोर्स से लाइट जाके और यहाँ से लाइट जा रही और यहाँ से, तो ये सेकेंडरी सोर्स बन गया, इसको S1 मान लेते हैं। नीचे भी एक सोर्स बन गया क्योंकि यहाँ से भी लाइट इधर जा रही है, ये सोर्स S2, कोरेंट सोर्स है S1 S2, क्योंकि इससे ही बने दोनों सोर्स, है ना। मतलब यहाँ से लाइट जा रही है तो सोर्स यहाँ तभी जा रही है, इसलिए पोल से जो लाइट जा रही है उसको सोर्स मान लिया, S1 S2 कोरेंट सोर्स है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। तो देखो ऐसे निकाल लेंगे हम, पाथ डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को पीछे नोट कर देते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या पाथ डिफरेंस, बिल्कुल आसान है। एक लाइट रे ये गई,